बहुत शुक्रिया कारी मोहम्मद सुफियान साहब के तिलावत मजीद से इस प्रोग्राम का आगाज़ हुआ जो नहायत बाबरकत शुरुआत है इस प्रोग्राम की। हुई एक ऐसी गैदरिंग में जिसमें ऐसे बाखबर लोग हैं जो दुनिया को बाखबर करते हैं, और ये बहुत अहम एक फरीज़ा है मेरे ख्याल में दुनिया को अवेयर रखना कि इस माशरे में क्या हो रहा है। हमारे दरमियान ईरान कल्चर हाउस में डॉक्टर अली रब्बानी साहब जो कल्चरल काउंसलर हैं, उनके अलावा जमहूरियत इस्लामी ईरान से दो अहम शख्सियात यहाँ आपके रूबरू हैं। मोहतरमा प्रोफेसर खदीजा करीमी जो अल ज़हरा यूनिवर्सिटी में फैकल्टी हैं, वहाँ पर प्रोफेसर हैं। आप एजुकेशन की और जिसे कहना चाहिए टीचर ट्रेनिंग सब्जेक्ट की, और उसके अलावा आप सदर जमहूरिया के दफ्तर में ख़वातीन और बच्चों से मुतअल्लिक़ बैनुल-अक़वामी उमूर की आप डायरेक्टर जनरल भी हैं। मुल्क की नुमाइंदगी पूरी दुनिया में ख़वातीन के इशूज़ से मुतअल्लिक़ पूरी दुनिया में आप पार्टिसिपेट करती हैं। और उसके अलावा हमारे दरमियान प्रोफेसर ज़हरा मीर सादात हाशमी हैं जो कि इस्लामिक लॉ एंड जूरिस्प्रूडेंस की आप प्रोफेसर हैं अल ज़हरा यूनिवर्सिटी तेहरान में। इन दो अहम शख्सियात के बयानात से भी हम इंशाअल्लाह इस्तिफ़ादा करेंगे। प्रोग्राम के इस जंक्शन पे फॉर्मल वेलकम के लिए और खैर मुक़द्दम के लिए हम सब डॉक्टर अली रब्बानी साहब की फरमाइशात से इस्तिफ़ादा करेंगे। दर खिदमत है जहाँ पे डॉक्टर मोहम्मद अली रब्बानी रज़न मुहतरम फ़रंगी जो इस्लाम हस्ती। از سلام و ادب دارم خدمت همه دوستان عزیز مهمانان گرامی. تشکر میکنیم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتن و با افتخار امروز میزبان سومین نشست همدلی اصحاب رسانه با رضوان فرهنگی جمهوری اسلامی ایران هستیم. मेरे लिए इंतहाई खुशी का मकाम है कि हम तीसरी दफ़ा इस दौर का इनेकाद कर पा रहे हैं जिसमें साफ़ी हज़रात की ज़हमत की क़दरदानी अमल में आना है, और उस आपके लिए शुक्रिया कि आपने एक बार फिर हमारी दावत को कबूल किया और यहाँ तशरीफ़ लाए ईरान कल्चर हाउस में। ارتباطات فرهنگی و تاریخی ایران و هند یکی از نمونه‌ها و تجربه‌های موفق انسانی در تعاملات انسانی است. हिंदू ईरान के जो ताल्लुकात हैं वो इंसानी तारीख़ के खूबसूरत तरीन तजुर्बात में से हैं कि जो अब तक तारीख़ में दो अक़वाम के माबैन देखे गए हैं। ارتباطاتی که اعتماد آفرین بود، امنیت ساز بود، جسوریه بود، گفتگو محور بود و بر اساس یک تمایل به سازندگی مشترک در حوزه تمدنی و فرهنگی. ये जो हिंदो ईरान के रवाबित हैं, ये पहली बुनियादी बात ये है कि हमेशा ये बायलैटरल रहे हैं, दो तरफ़ा रहे हैं। उसके अलावा इनमें हमेशा डायलॉग को बहुत सिग्निफिकेंट रोल मिला है। और उसके अलावा ये जो रवाबित हैं ये पूरे रीजन में इससे स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी को बढ़ावा मिला है। और उसके अलावा ये दोनों राबिते हमेशा एक तरीके से कॉर्डियल रिलेशंस दो कंट्रीज़ के बीच में रहे हैं। عناصری که سهم و نقش اساسی داشتن در تصویرسازی‌های مثبت در ایجاد این اعتماد، امنیت و تعاملات پایدار و مستمر هنرمندان، شاعران و عارفان بودند. वो लोग कि जिन्होंने इन राबितों को हमेशा बहाल रखने में और उसको स्ट्रेंथन करने में बहुत अहम रोल अदा किया है। हिंदो ईरान के दरमियान में ज़्यादातर खदमात का ताल्लुक़ मिस्टिसिज्म से जुड़े हुए लोगों का है, और रफ़ा का है, शुअरा का है, हुक्मा का है, कि जो किसी भी सोसाइटी के इंटेलेक्चुअल क्लास होते हैं उनका बहुत अहम खदमात का हिस्सा है दोनों राबितों। خب در گذشته مستصر هستید که از کارکردهای اساسی شعر، ادب و هنر کارکرد رسانه‌ای بود. یعنی اون چیزی که می‌توانست تصویرهای مثبتی رو از دو جامعه و میل به تعامل و همنشینی و همکاری به صورت شکل بده از قالب رسانه‌ای به نام ادبیات هنر بود که هنرمندان و شاعران کشور توانستند با ارائه واقعیت‌ها و تصویرسازی‌های مثبت این فضای همدلی و همکاری رو شکل بده. तारीख़ में हमेशा जो आर्ट है और जो शायरी का जहाँ तक मसला है एक अदबी शहपारे का, उसका हमेशा एक मेजर रोल ये रहा है कि उसने एक मुस्बत तस्वीर को पेश करने में हमेशा बहुत अहम रोल अदा किया है।
ताकि किसी मुल्क की, किसी पर्टिकुलर तहज़ीब की, तमद्दुन की जो पॉजिटिव इमेज हो सकती है वो दुनिया के सामने प्रेजेंट की जाए। उसमें शुअरा का, उदबा का और आर्टिस्ट हजरात का बहुत अहम रोल रहा है। خب امروز ما در عصر ارتباطات و رسانه‌ها هستیم و رسانه یک دستاورد بزرگ بشری است قطعاً که تسهیل کرده این تعاملات و ارتباطات رو و این امکان رو برای بشر فراهم کرده که بیش از گذشته با هم در ارتباط باشن و میل به فراگیری و دانش افزایی رو تسهیل بکنن. एक अहम चीज़ जो इंसानी तहजीब ने अचीव की है वो है मीडिया के, जिसके ज़रिए से दुनिया में सारे लोग एक दूसरे से न सिर्फ राबिता रखते हैं बल्कि एक दूसरे के बारे में बाखबर रहते हैं। और इसका बहुत अहम रोल है किसी भी चीज़ को किस तरीके से पेश करना है और उसके ताल्लुक से क्या असरात मुरतब होने वाले हैं, उसमें मीडिया का बहुत अहम रोल है। خب قطعاً در کنار این مزیت و دستاورد بزرگ بشری گاهی رسانه تبدیل میشه یک ابزاری در خدمت سیاست و با اهداف خاصی که عده‌ای از اون بهره میگیرن برای رسیدن به اهداف خاصی. और कभी कभी ऐसा भी होता है कि यही मीडिया जो है वो एक टूल का रोल अदा करता है, जिसमें इसकी किसी औजार से ज़्यादा की हैसियत नहीं होती है। जब मीडिया कभी सियासी खदमात में जुड़ जाता है और उसका एकमात्र जो है वो सिर्फ यही जैसे कि मौजू बन जाता है, तो ऐसे में फिर वो यही चीज़ एक अलग एंगल से इस्तेमाल में आने लगती है। خب استانداردهای دوگانه‌ای که امروزه در دنیا باش شاهدیم نسبت به نوع برخورد یک رویداد و اتفاق که در یک پدیده و یک اتفاق و یک رویداد در یک موقعیت و قومیتی و یک حوزه جغرافیایی یک تفسیر و تحلیل متفاوتی نسبت به همون رویداد و اتفاق در یک جای دیگه شکل می‌گیره. चुनांचे हम लोग देखते हैं कि कहीं किसी एक पर्टिकुलर जगह में, किसी ख़ास जोग्राफिया में, किसी ख़ास मुल्क और जगह पर कोई भी हैपनिंग्स होती है तो उसके ताल्लुक से जो रिएक्शंस होते हैं मीडिया में वो अलग अलग तरीके से होते हैं और उसके सिलसिले में जो एनालिसिस होता है वो भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ होता है। अलग अलग तरह के लोग और उसकी तस्वीर साजी करते हैं, अलग तरीके से उसको प्रेजेंट करते हैं और अलग परसेप्शन उसके बारे में लोगों के होते हैं। चुनांचे एक ख़ास किस्म का नैरेटिव डेवलप होता है। من فکر کنم یکی از حوزه‌های مهمی که امروزه باید ایران و هند بر اساس ارزش‌های معنوی، اخلاقی، تاریخی و فرهنگی خودشون سامان بدن در حوزه رسانه است و मुझे लगता है कि एक वो फील्ड के जिसमें ईरान और इंडिया को कोऑर्डिनेट करना चाहिए वो खुद अपने आप में मीडिया है, कि जिसमें बहुत सारी पार्टनरशिप और बहुत सारे राबतों को मजबूती के साथ करता जा सकता है। ما در فضایی داریم زندگی می‌کنیم طبیعتاً ارزش‌هایی بهش معتقدیم، باورهای اخلاقی، فرهنگی و تاریخی که طبیعتاً رسانه‌هایی که متعلق به دو کشور هستند می‌توانند در هم تحکیمش و حفظش و گسترشش و ایفای اون نقشی که در گذشته رسانه‌های دیگه‌ای داشتن در اعتمادسازی، امنیت‌سازی و فراهمسازی فرآیندهای توسعه کشور سهم حاصل کنند. हमारा जो फरीज़ा है, हमारी ड्यूटी ये है कि हम अपनी एफ़र्ट्स के ज़रिए से दो अहम तहज़ीबों, दो इम्पॉर्टेंट किस्म की सिविलाइजेशन से इंडिया और ईरान के जो राबिते रहे हैं और जो भी हैं उसको कैसे और मजबूत कर सकते हैं, उस सिलसिले में अपना रोल प्ले करें और ये देखें कि कैसे और ज़्यादा इंटरेक्शंस को बढ़ावा दिया जा सकता है। خوشبختانه بخش اعظم از اصحاب رساله در هند این نگاه مثبت و واقع‌بینانه رو نسبت به مسائل و تعاملات کشور داشتند و دارند و همیشه بر این روند پیش رفتند. ما امیدواریم که انشاءالله فرصت‌ها و شرایطی هم فراهم بشه که تعاملات بیشتر بشه و امروز ما با توجه به مسائلی که امروز در ایران اسلامی هست وجود داره که چند هفته گذشته و موضوع زنان که از مباحث پر تکرار بود در حوزه‌های رسانه جمهوری هند در خدمت جمعی از بانوان ایرانی هستیم، از اساتید دانشگاه و همچنین سرکار خانم کرمی کل بین‌الملل معاونت زنان ریاست جمهوری دکتر ناشی از استاد دانشگاه ازهر هستند و همچنین دو تن از هنرمندان خانم که به هر حال گفتیم هم فضایی شکل بگیره. اگر دوستان پرسشی دارن در حوزه مسائل زنان در ایران
این گفتگو صورت بگیره و امروز انشاءالله از نزدیک بیشتر آشنا بشن و هم اون بحث جدی رو داریم که انشاءالله در خدمت دوستانی هستیم که تلاش کردن برای تقویت مناسبات فرهنگی و ایران و هند که امروز از جمعی از دوستان تجربه کنیم. ईरान के ताल्लुक़ से जो दुनिया में ख़बरें हैं और बिलख़ुसूस ख़वातीन के ताल्लुक़ से जो मौजू है वहाँ हमारे दरमियान इस वक्त 2 ईरानी असतिज़ा मौजूद हैं कि जो आपके सवालों के जवाब देंगे। और खुशनसीबी से मीडिया में जो दुनिया की मीडिया है उसमें सभी तरीक़े से नहीं सोचते हैं, बल्कि हिंदुस्तान समेत और हिंदुस्तान के बाद मीडिया के जिनका यहाँ जिक्र किया जा रहा है उन्होंने कोशिश की है कि जो वाक़ईयत है उसको दिखाया जाए, जो सच्चाई है उसको दर्ज किया जाए, बताया जाए किसी भी मौजू के ताल्लुक़ से। और वो न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के बाज़ गोशो किनार में ऐसे जो है वो मीडिया के हमारे पास ज़राए रहे हैं। आज जो है वो इस सिलसिले में हम तफसील से इस इशू को एड्रेस करेंगे। 2 हमारे पास मेहमान हैं ईरान से तशरीफ़ लाई हैं, प्रोफेसर खदीजा करीमी ज़रा यूनिवर्सिटी से हैं, और उसके अलावा सदर जमहूरिया के दफ्तर में आप जो हैं वो इंटरनेशनल डिवीज़न की आप हेड हैं जो ख़वातीन और बच्चों के मसाइल में इज़हार ख्याल फरमाएंगे। और उसके अलावा प्रोफेसर ज़हरा मीर सादात हाशमी हैं जो कि खुद ज़हरा यूनिवर्सिटी से हैं। और उसके अलावा हमारे दरमियान 2 ईरान से आर्टिस्ट हैं जो कैलीग्राफर हैं, एनिमेशन की मास्टर हैं, आर्टिस्ट हैं, यहाँ तशरीफ़ रखती हैं। हमने कोशिश की कि इसको इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया जाए कि जिसमें न सिर्फ इस मौजू पर सवाल जवाब हों बल्कि अच्छी इल्मी और हुनरदोस्त किस्म की फ़ज़ा यहाँ मुरतब की जाए और उसके बाद इंशाअल्लाह हम इस सिलसिले में मज़ीद रोशनी डाल पाएँ। और फिर लास्ट में उन साफ़ी हज़रात से कि जिनके इस हवाले से खदमात रहे हैं उनकी खदमात की कदरदानी भी की जा सके। حالا ما قبل از اینکه اون بخش تجدید از دوستان فعال رسانه رسانه بپردازیم یه چند دقیقه رو خدمت خانم دکتر کاظمی خواهیم بود و حالا دوستان می‌دید اگر شما به انگلیسی صحبت کنید در حضور هر دوش امکان داره که هم گفتگوی مگر پرسشی دارن بفرمایید تا انشاءالله بعدش رسانه تجدید از इससे पहले कि हम वो फेलिसिटेशन वाले प्रोग्राम की तरफ आगे बढ़ें और कदरदानी का सिलसिला शुरू हो, हम उससे पहले प्रोफेसर खदीजा करीमी साहिबा से उनके हुजूर में चलते हैं और इस्तिफ़ादा करें उनके बयानात से। बात यह है कि वो अंग्रेज़ी में बिल्कुल वेल वर्स्ड हैं और वो बात कर सकती हैं। उनकी तमाम तकरीरें एक्सट्रम्पोर अंग्रेज़ी में होती हैं, वो अंग्रेज़ी में भी बात कर सकती हैं। और अगर आपको मेरे तर्जुमे की बैसाखी से सुनने की आदत हो तो मैं हाजिर खिदमत हूँ, फारसी बोलेंगे और मैं आपको उर्दू बताऊँगा। I should start first with English, then the Persian, so we will continue with your interpretation. First, I would like to thank Dr. Rabbani and the Culture House of Iran in India for giving me the chance to have kind of communication with you, the media specialists and reporters in India. And a special thing about media people is that they seek for the truth, and it's a positive point to talk to people who are always in search for the truth. And they're happy that this meeting is being held in India, where very strong ties exist between Iran and India. It has been promoted over time. From the ancient time when Iran and India were the owners of the outstanding civilizations of the day, to present, they are strengthening their ties. आपने इंडो-ईरान रवाबितों की जो तारीख रही है उसके ताल्लुक से बात की। सबसे पहले शुक्रिया डॉक्टर रब्बानी साहब का कि उन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया और आप सब लोग यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। और उसके अलावा आपने बताया कि इंडो-ईरान की जो बिलखुसूस सकाफ़ती तारीख़ है रवाबितों की वो बहुत कदीमी है, बल्कि एंशिएंट दौर से उसका ताल्लुक़ है जब से इंडो-ईरान इंगेज रहे हैं। दोनों तरफ से ये हमेशा दो तरफ़ा
जो है वो रास्ता रहा है राबितों का दोनों मुल्कों के दरमियान। आज उसकी एक और कड़ी ये है कि एक बार फिर हमें किसी के ऊपर एक साथ एक छत के नीचे जमा हुए हैं और आपस में तबादला ख्याल कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हम आज के इस प्रोग्राम के मौजूद के ताल्लुक से आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर कर सकें जो इंफॉर्मेटिव हो और इम्पॉर्टेंट हो इंशाअल्लाह। کشور از گذشته تا کنون به شکلی بوده که اگر این همکاری نزدیک نبود شاید ما شاهکارهایی که امروز در ادبیات فارسی داریم نمی‌داشتیم. شاید دستاوردهای بزرگی که در حوزه‌های علمی و فناوری در همکاری نزدیک به کشور امروز حاصل شده اگر این روابط نزدیک وجود نداشت الان ما این دستاوردها رو نداشتیم. हमारे जो ईरान राबितों के जो बड़े शाहकार और बड़ी जो मिसालें हैं उसका ताल्लुक़ ज़्यादातर ऐसी अदबी तख्लीक़ात से और ऐसे लिटरेरी पीसेस से है कि जो दोनों के राबितों के बीच फिर गया वो हमारे से वजूद में आए हैं और दुनिया उसको आज देखा जा रहा है। अगर ये राबिते न रहे होते तो आज ये जो अदबी शाहकार हम देख पा रहे हैं और जो उसके नतायज हम देख पा रहे हैं यकीनन वो मौजूद नहीं होते। روابط فرهنگی به کشور انقدر زیاد هست که ما در این چند روزی که در هند در خدمت مردم شریف و مهربان هند بودیم احساس می‌کردیم که در خانه خودمان در ایران هستیم و وقتی که دوستان ما از هند به ایران تشریف میارن اونها هم دقیقاً همین احساس رو دارن و فکر می‌کنن که ایران خانه دوم اونهاست و ما انتظار داریم و تلاشمون بر این هست که این روابط و نزدیکی قلب‌ها بیشتر و بیشتر بشه. ये जो राबिते हैं जो ताल्लुक़ हैं हिंदो ईरान के दरमियान ये इतने ज़्यादा वार्म हैं, इतने ज़्यादा कॉर्डियल किस्म के हैं कि हम पिछले जितने दिनों से इस मुल्क में हैं और जहाँ जहाँ गए और जिन लोगों से मिले तो हमें अंदाज़ा हुआ कि हम शायद अपने वतन से दूर नहीं है बल्कि अपने मुल्क में हैं। जो मोहब्बतें हमें मिली यहाँ, जो एक्सेप्टेंस मिला, जिस किस्म का इस्तक़बाल किया लोगों ने जहाँ जहाँ भी हम गए उससे हमें कहीं भी ग़रीबुल वतनी का एहसास नहीं हुआ। और ठीक उसी तरीके से जब हिंदुस्तान से लोग ईरान जाते हैं तो उनके भी एहसासात ऐसे ही होते हैं। الحمدلله از بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در طی 40 و چند سال گذشته زنان در جمهوری اسلامی دستاوردهای بسیار چشمگیری داشتند که من در طی 2-3 روز گذشته وقتی که با دوستانمان در هند به گوشه‌هایی از این پیشرفت‌ها اشاره می‌کردم هم شگفت‌زده می‌شدند هم بسیار خوشحال که بانوانی که دوست آنها هستند به این دستاوردها رسیدند. इंक़िलाब इस्लामी ईरान के बाद से यानी तकरीबन 4 दहाई से ज़्यादा के अरसे में ईरान में ख़वातीन के सिलसिले में जो महसूलियाबियाँ रही हैं, जो अचीवमेंट्स रहे हैं, जो मैंने अब तक 3-4 दिन में जहाँ जहाँ भी जिन मीटिंग्स में गई, प्रोग्राम्स में जहाँ मैंने इनको कुछ चीज़ों को शेयर किया तो उसमें काबिल ज़िक्र बात ये है कि हमारे हिंदुस्तानी भाई न सिर्फ ये कि उन्हें हैरत होती थी बल्कि उन्हें खुशी भी होती थी कि इस तरह की गैर मामूली अचीवमेंट्स ख़वातीन के हवाले से ईरान में इंक़िलाब के बाद से अब तक पाई गई हैं और इसलिए कि शायद एक राबिता है, इसी वजह से खुशी का एहसास भी हुआ। من در سخنرانی‌های روزهای گذشته اشاره کردم به دستاوردهای بانوان ایران در حوزه‌های مختلف از جمله آموزش عمومی، آموزش عالی، بهداشت و سلامت، دسترسی به رسانه و رشد و پیشرفت در حوزه استفاده از فناوری و رسانه، کارآفرینی، زنان در عرصه‌های قدرت و هنر و فرهنگ که امروز وقت شما رو نمیگیرم ولی بروشورهای آماده هست که اگر جناب آقای دکتر ربانی صلاح بدونن در اختیار شما قرار میگیره و بیشتر ترجیح میدم که مکالمه دو طرفه بین ما و شما باشه برای پاسخ به پرسش‌هایی که احتمالاً در ذهن شما هست. मैंने अब तक की गुफ्तगू में कोशिश की है कि लोगों को इस हवाले से ब्रीफ करूं कि ईरान में ख़वातीन का जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी में पार्टिसिपेशन है इंक़िलाब के बाद से अब तक के और ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में, चाहे वो एजुकेशन हो, हायर एजुकेशन हो या उसके अलावा मीडिया हो, कल्चरल इशूज़ हो, फिल्म इंडस्ट्री हो या दूसरे जितने भी सब्जेक्ट्स हो सकते हैं उसमें ख़वातीन का कितना पार्टिसिपेशन है। मैंने उस सिलसिले में कुछ आदाद और काम जो है वो लोगों को बताए हैं जो गवर्नमेंट के आंकड़े हैं फॉर्मल, और आज भी इंशाल्लाह उस हवाले से मैं तफसील से नहीं बात करूँगी, बहुत मुख्तसर बात करूँगा ताकि एक सिर्फ इंट्रोडक्शन हो जाए हमारी गुफ्तगू का और उसके बाद फिर हमें उम्मीद ये है कि एक ब्रोशर है जिसमें 2 ज़बान में ये सारे आदाद और काम लिखे हुए हैं, वो शायद आप तक ज़रूर पहुँचेंगे, आप उसके ज़रिए मज़ीद पढ़ सकते हैं, उसको दोनों ज़बानों में है। और उसके बाद फिर आपके जो सवाल होंगे और उन सवालों का जवाब देंगे हम ज़रूर ताकि किसी तरह आपके लिए मालूमात फराहम कराई जा सके।
سوال پرسش دارم. तो अभी इस जो मुकदमाती गुफ्तगू के बाद सेशन बिल्कुल ओपन है। ईरान में औरतों के करंट स्टेटस से मुताल्लिक आप में से जिन हज़रात को जो भी सवाल करना है आप पूछ सकते हैं। आप कतन उर्दू में पूछेंगे तो मैं ट्रांसलेट करूँगा, वो फारसी में बताएंगे देन मैं ट्रांसलेट करूँगा। आप अंग्रेजी में पूछेंगे तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपकी बात का जवाब आपकी ज़बान में दे पाएंगे। ईरान के कवानीन इराक के ताल्लुक से क्या सोचते हैं उसके میگن که با اسبابی که در رسانه غرب در خصوص حجاب در ایران هست خود خانم ایرانی چه نوع مثلا چیزی فکر میکنن در خصوص این موضوع چه واکنشی رو نشون میدن؟ خانم زاری شما تشکیل خب کشور ما کشور بسیار بزرگ و پرجمعیتی هست، البته نه به پرجمعیتی کشور هند، ولی ما 80 میلیون جمعیت داریم و از این 80 میلیون نصف اونها خانم ها هستند و طبیعیه که خانم ها با توجه به تنوع قومیتی و تنوع مذهبی که ما داریم رویکردهای بسیار متفاوتی نسبت به حجاب دارن. برخی از اونها مایل هستن که حجاب کامل اسلامی داشته باشن، آزادن که به اون شکل باشن. بعضی دیگه مایل هستن که اون چیزی که پوشش عرف جامعه ما هست و مطابق با هنجار جامعه ما هست رعایت بکنن، آزاد هستن که پوشش عرفی داشته باشن و بعضی هم طبیعتا میخوان که حجابشون کمتر باشه و اونها هم به هر حال به شکلی که سلیقه خودشون اقتضا میکنه پوشش خودشون رو انتخاب میکنن. ईरान एक बड़ा मुल्क है जिसमें 80 मिलियन से ज़्यादा की आबादी है। कतई हिंदुस्तान जैसा बड़ा मुल्क नहीं है मगर एक अच्छा खासा बड़ा मुल्क है। उसमें मुख्तलिफ दीन और मुख्तलिफ तहजीबों के लोग वहाँ रहते हैं। तो ऐसे में जो आम तौर पर रवैया ये है कि उसमें अलग अलग तहजीब अलग अलग मज़हब के लोग हैं, उसमें सलीक़े और पसंद भी अलग अलग हैं। एक समाजी धड़ा वो है जो प्रॉपर किस्म का हिजाब पसंद करता है, सर से पैर तक यानी टोटल कवरअप जो होता है नॉर्मल उसको पसंद करता है। और एक माशरे का तबका वो है कि जो एक नॉर्मल किस्म की जो ड्रेसिंग होती है जिसमें जनरली जो है वो चीज़ अपने बदन का भी कवर करता है वो उसकी रियायत करते हैं। एक हिस्सा वो भी है माशरे का कि जो चाहते हैं कम से कम जो है हिजाब की रियायत हो, हिजाब ज़्यादातर ना हो कि हिजाब जितना कम रियायत करें नॉर्मल रहें वो उस तरीके से पसंद करते हैं। इन तीनों में से किसी भी समाज के तबके के अफराद के लिए कोई ऐसा फोर्स नहीं है कि वो प्रॉपर जो है वो चादर ही पहने और दूसरे के लिए कि आप नॉर्मल तरीके से हिजाब की रियायत करें या तीसरे के लिए कि आप जो है वो अगर बहुत कम हिजाब की रियायत कर रही हैं तो क्यों ऐसा कर रही हैं। तीनों में से किसी के लिए ऐसा अननेचुरल फोर्स वहाँ पर नहीं पाया जाता है। जो मीडिया में जो खबरें आ रही है इंटरनेशनल मीडिया में, इंडियन मीडिया में कि वहाँ जो ऑथोरिटीज है वो फोर्स यूज कर रही है बच्चों पे भी औरतों पे भी, यहाँ तक कि उनके फोर्स की वजह से बच्चे भी मारे गए। तो क्या ये सच्चाई है या प्रोपेगेंडा है? دیگه که در رسانه هست اینه که در جریان اعتراضات واسه پلیس برخورد خشنی داشت با مردم و حتی بعضی کودکان هم فوت شدن. حالا آیا این واقعیت داره یا شایعی هست؟ من خیلی خوشحالم که در جمع اصحاب رسانه هستم چون مردم عادی ممکنه به راحتی فریب رسانه ها رو بخورن ولی کسانی که خودشون متخصص در حوزه رسانه هستن با فریب های رسانه کاملا آشنا هستن. मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे सामने जो लोग बैठे हैं वो सब मीडिया से हैं। हो सकता है एक आम आदमी कहीं से भी किसी खबर को सुन के उससे थोड़ा धोखा खा जाए मगर जो मीडिया से जुड़े लोग होते हैं उनके लिए अच्छी बात यह है कि वो चीज़ों को जानते हैं कि कौन सी खबर है और कहाँ से आई है, उस पर कितना काम करना चाहिए। همونطور که عرض کردم کشور ما 80 میلیون جمعیت داره و از این 80 میلیون برآورد کل کسانی که در اغتشاشات اخیر شرکت داشتن 200,000 نفر بوده. این 200,000 نفر یعنی 1/4 1% از جمعیت ایران.
و از این برای در واقع این 1/4 از جمعیت ایران انقدر جنجال رسانه‌ای مخصوصا در رسانه‌های غربی ایجاد شد که دنیا فکر کرد که الان ایران دچار یک انقلاب بزرگ شده. जैसे कि मैंने बताया ईरान में 80 मिलियन से ज़्यादा लोग रहते हैं और ज़ाहिर है उसका आधा हिस्सा जो है वो मुस्लिम मौतों से मुताल्लिक़ है। ऐसे में जो लोग ऑन रिकॉर्ड मैक्सिमम तादाद जो है जो प्रोटेस्ट करने वालों की है वो है 2 लाख आदमी की पार्टिसिपेशन की जो गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड है। और ये 80 मिलियन से ज़्यादा वाली आबादी वाले मुल्क में ये जो तादाद है वो उनकी उस तादाद का और उस आबादी की 1% का भी 1/4 हिस्सा नहीं है। ऐसे में जो मीडिया में खास करके वेस्टर्न मीडिया में जिस तरीके से उसको प्रेजेंट किया गया है वो सिवाय किसी चीज़ के लिए ज़्यादा वागला मचाने के उससे ज़्यादा जिसको कोई हैसियत नहीं है। بزرگ نمایی هایی که در بسیاری از رسانه‌ها از جمله VOA، BBC و ایران اینترنشنال شکل گرفت خبرهایی رو به دنیا مخابره کرد و حتی به خود مردم ما در ایران که همگی خبرهای مشغول بودن و به وسیله انواع هم تیوی استیشن های کشورهای غربی و آمریکا و هم به وسیله اکانت های جعلی که در رسانه‌های اجتماعی تولید کرده بودند و به وسیله خبرها یا اکانت هایی که ربات ها اونها رو هدایت می‌کردند این خبرها در سراسر دنیا از جمله خود ایران فراگیر شدند. वो ये दरअसल के इस किस्म के जो मीडिया रिसोर्सेज हैं और स्पेशली सोशल मीडिया है, फेक अकाउंट्स हैं और उसके अलावा बहुत सारे टीवी चैनल्स हैं, उन्होंने इतना ज़्यादा इसको प्रोपेगेट किया या मुझे कहना चाहिए कि मिसप्रोपेगेट किया पूरी दुनिया में कि न सिर्फ दुनिया के बहुत सारे ममालिक बल्कि हमारे मुल्क के अवाम भी बहुत सारी खबरों को अपने मुल्क के बारे में उन ज़राए इब्लाग से दस्तयाब करती थी और उसके ऊपर उनको होता था कि ये क्या हो रहा है। उनको भी नहीं खबर थी कि ये खबर आ कहाँ से रही है। तो ये सूरत हाल है जिसमें अलग अलग तरह के वेस्टर्न मीडिया के न्यूज़ चैनल्स, टीवी चैनल्स और उसके अलावा फेक और रोबोटिक किस्म के सोशल अकाउंट्स इन सब को इस्तेमाल किया गया है ताकि इस तरीके से नैरेटिव बिल्डअप किया जा सके। فشار خبرهای جعلی اینقدر زیاد بود که بعضی از دوستان ما وقتی می‌خواستن به ایران سفر کنن گفتن آیا الان ایران امن هست؟ اگر ما بیایم برامون مشکلی ایجاد نمیشه؟ در حالی که ما به راحتی و با امنیت در حال زندگی در ایران هستیم و زندگی جریان داره دقیقاً مثل कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है कि हम लोगों से लोग पूछते थे कि हमारा एक सफ़र है ईरान का, हम वहाँ आना चाहते हैं, हमें आना है, तो अभी जो सूरत हाल है उसमें ईरान ट्रैवल किया जा सकता है कि हम ईरान आ सकते हैं? ऐसा तो नहीं है कि बहुत सोशल थ्रेट्स इतने ज़्यादा हों कि हम सफ़र न कर सकें। तो ऐसी चीज़ों का सामना खुद हम लोगों को हुआ है। तो हमें उस पर हैरत होती थी कि ईरान में अपार्ट फ्राम दैट प्रोटेस्ट यानी उस एहतजाजी मसाइल से कतई नज़र एज अ होल ईरान में अमन है, ज़िंदगी जो है वो नॉर्मल जैसे लोग जी रहे होते हैं वो सब जी रहे हैं, जिसको जो करना है वो कर रहा है, ऑफिस जा रहे हैं, सब जा रहे हैं और ठीक वैसे ही जैसे हिंदुस्तान में जिंदगियाँ चल रही हैं, लोग अपना काम कर रहे हैं, वैसे वहाँ सूरत हाल है। तो ऐसी भी सूरत हाल हुई है। ولی در مورد قسمت دوم سوال جناب عالی که فهمیدید آیا نیروهای پلیس رفتار خشونت‌آمیزی با مردم ما حتی کودکان داشتن، یک نکته بسیار بسیار کلیدی و ضروری هست. آن این هست که نیروهای انتظامی ما حتی اجازه استفاده از سلاح گرم نداشتن و به همین دلیل تعداد زیادی از نیروهای انتظامی ما کشته یا مجروح شدن. 10 نفر از پلیس امنیت ما متاسفانه کشته شدن و شاید هزاران نفر مجروح شدن در جریان این اعتصاب‌ها که من عرض می‌کنم که این خشونت نه از طرف پلیس بلکه از طرف کی بوده. एक चीज़ जो मैं आप लोगों के लिए ऐड करना चाहूँगी कि इसे ज़रूर आप ज़हन में रखें कि ईरान में आम तौर से इन जनरल पुलिस को वेपन इस्तेमाल करने की इजाज़त है ही नहीं, यानी वेपन नहीं होता है उनके पास सवाए कि स्ट्रिक के पूरे ईरान में अपार्ट फ्रॉम पर्टिकुलर बॉर्डर एरियाज जनरली पुलिस के पास वेपन नहीं होता है, ना उन्हें उसके इस्तेमाल करने की इजाज़त है। उसकी वजह से न सिर्फ ये कि उन्होंने बच्चों को जवानों को गोलियों से नहीं मारा बल्कि दसियों से ज़ायद मतलब 50 तकरीबन पुलिस जो पर्सनल है ईरान के वो इन हंगामों में गोया उन्हें अपनी जान जो है वो देनी पड़ी है, वो मारे गए हैं इन तमाम मसाइल में और बहुत से ज़ख्मी हुए हैं। तो इस एंगल से भी आपको जानना चाहिए कि ये सूरत हाल ईरान के साथ जो एक ख़ास बात काबिल ज़िक्र है।
अभी माहौल अभी प्रोटेस्ट हो रहे हैं या रुक गए हैं, क्या सूरत हाल? اعتراضات هنوز هم ادامه داره یا متوقف شد؟ الان متوقف شده، یعنی الان ما در خیابان ها طی 2 ماه گذشته می‌دیدیم که افرادی که خشونت طلب بودن به خیابان ها می‌ریختن، اموال مردم رو تخریب می‌کردن، اموال عمومی رو تخریب می‌کردن، ولی الان الحمدلله تمام شد. तकरीबन 2-2.5 महीने तक हमने ये मुशाहिदा किया कि जो प्रोटेस्ट के नाम पर जो कुछ हुआ वहाँ पर उसमें पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाया गया, जानी माली नुकसान पहुँचाया गया, पुलिस पर्सनस को भी, और बहुत सारे हुए, मगर अभी इस वक्त कम से कम जो फॉर्मली प्रोटेस्ट का सिलसिला था वो थमा हुआ है। سهم زنان در بحث هنر در ایران چجوریه و چقدر فعالن در میزان خلاصه فعالیت زنان در حوزه هنر چیست؟ یک توضیح بدید. حالا به طور خاص شما اشاره فرمودید به هنر، ولی من ترجیح میدم که راجع به حوزه‌های مختلف خدمت دوستان اعلام بکنم که هیچ محدودیتی برای تحصیل انواع علوم، فنون و هنرها برای بانوان وجود نداره و هیچ محدودیتی برای اشتغال اونها بعد از تحصیل در حوزه‌های مختلف وجود نداره، از جمله هنر. आपका सवाल सिर्फ आर्ट की फील्ड में, मगर मैं एक बात क्लैरिफाई कर दूँ, उसके लिए आपको कहीं से भी आंकड़े मैसर हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि ईरान में औरतों के लिए न सिर्फ आर्ट की फील्ड में बल्कि हायर एजुकेशन, उसके अलावा समाज में जितने भी ज़िंदगी के शोबे हो सकते हैं एक्टिव लाइफ के, उन तमाम शोबों में किसी भी तरह की लिमिटेशन नहीं है। इवन हायर एजुकेशन के बाद एम्प्लॉयमेंट से लेके, जॉब से लेके या किसी भी मामले में किसी भी तरीके की लिमिटेशन से रुकावट औरतों को समाज के किसी हिस्से में, किसी प्रोफाइल में काम करने के लिए ईरान में नहीं पाई जाती है, कोई लिमिटेशन नहीं। شاید برای شما جالب باشه که 56% افرادی که وارد دانشگاه‌های دولتی ایران میشن خانم‌ها هستن، نه آقایون. و تقریبا همه دانشگاه‌های ما هم دانشکده هنر دارن. بنابراین سهم مساوی برای خانم‌ها و آقایون برای تحصیل همه علوم هم که عرض کردم از جمله هنر. و به طور خاص علاوه بر دانشکده‌های مختلف هنر در دانشگاه‌های مختلف ما دانشگاه هنر هم داریم که اونجا هم باز فرصت برابر برای حصول خانم‌ها و آقایون وجود داره. आपने बताया कि ईरान में लगभग 56% यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स जो हैं वो लड़कियां हैं। यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स में अभी भी लड़कों का तनासुब और उनका जो दर्शद है वो कम है, और ख़वातीन की जो परसेंटेज है वो मेल कैंडिडेट से ज़्यादा है जो रजिस्ट्रेशन हैं यूनिवर्सिटी में एज ए स्टूडेंट। उसके अलावा जहाँ तक बात आर्ट की है, ईरान के लगभग तमाम यूनिवर्सिटीज़ में आर्ट फैकल्टी है, फुल फ्लेज फैकल्टी है। उसके अलावा वो मुल्क में न सिर्फ आर्ट की स्पेसिफाइड किस्म की यूनिवर्सिटी है बल्कि यूनिवर्सिटीज़ हैं, नहीं पूरी यूनिवर्सिटी का नाम ही यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट है। वो पूरी यूनिवर्सिटी डेडिकेटेड है आर्ट से रिलेटेड सब्जेक्ट्स के ऊपर। یه نکته جالب دیگه در خصوص سهم خانم‌ها از تحصیل علم و هنر شاید برای شما جالب باشه که 33% اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های ما بانوان هستند و 34% اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی هم بانوان هستند. 33% از دانشگاه‌ها، 34% دانشگاه علوم پزشکی. आपके लिए ये आंकड़े दिलचस्प होंगे कि तकरीबन 33% जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, टीचिंग स्टाफ है यूनिवर्सिटी में, वो फीमेल है। पूरे मुल्क में 33% जो प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं यूनिवर्सिटी लेवल में, हायर एजुकेशन में, वो औरतें हैं। और मेडिकल फील्ड में 43% जो मेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, वो 43% फीमेल हैं पूरे मुल्क में। 40%
پزشکان متخصص و فوق تخصص ما بانوان هستند و 98% پزشکانی که به طور خاص تخصصشون تخصص زنان هست هم خانم هستند. हमारी ओवरऑल जो मेडिकल इंडस्ट्री पूरे मुल्क में है, मेडिकल का जो एस्टेब्लिशमेंट है उसमें 40% जो डॉक्टर्स हैं वो फीमेल हैं, 60% डॉक्टर पूरे मुल्क में मेल हैं। उसके अलावा 98% जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, जो औरतों के इश्यूज़ की माहिर हैं, या जहाँ तक बात है बच्चों की पैदाइश वगैरह की, उन तमाम चीज़ों की एक्सपर्टीज जो है वो 98% फीमेल डॉक्टर्स हैं जो इन मसाइल को देखती हैं। मैडम ने कहा था अभी प्रोटेस्टर्स 1% या आधा परसेंट है, 1% का चौथाई हिस्सा। ठीक है, आधा परसेंट हमारे यहाँ पे प्रोटेस्ट होते ही इंडिया में बट प्रोटेस्टर 1% तो आधा परसेंट हो, लेकिन उनकी ख्वाहिश का एहतराम किया जाना चाहिए। अगर जैसे हमने देखा इंटरनेशनल मीडिया में लड़कियों ने अपने बाल काट दिए, वो हिजाब टारगेट नहीं किया। अभी मैडम ने बताया कि पार्टिसिपेशन वहाँ ऑलमोस्ट हर फील्ड में 50% है या कुछ कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बट हिजाब को लेकर इतना विवाद क्यों होता है वहाँ? जो लड़कियाँ चाहती हैं आज़ादी, जैसे हमारे यहाँ भी है, मुस्लिम्स नहीं लगाती हैं, तो उसमें बुराई क्या है अगर वो चाहती हैं? که در ایران اگر ببینیم که 50% خانم‌ها همیشه هستن و نصفی از مثلا جامعه فعال رو سهمشون خلاصه دارن فعال هستن در خصوص این اعتراضات درصد بسیار کمی که فرمودید فعال هستن و اومدن مثلا 4.1% جمعیت ایران رو تشکیل میده. اما خب اگر اونها اعتراض دارن در یک سیستم کشوری که باید احترام گذاشته بشه به نظراتشون و میبینیم که دخترها درسته موهاشون میبرن و از این چیزها، اگر میگی نمیخواد، خب چرا مثلا اصرار هست که حتما باید اون رعایت کنه؟ چرا چنین چیزی اینجا؟ چون در هند هم ما دخترها مسلمان داریم که بعضیشون دوست ندارن، کسی بهشون به زور نمیگه که حتما شما حجاب رو رعایت کنید. من این نکته رو در مورد قانون حجاب خدمت شما عرض بکنم. ببینید قانون حجاب مثل همه کشورها که یه حداقلی از هنجارها و عرف جامعه باید رعایت بشه، در کشور ما هم یه حداقلی رو بهش قائل هستیم. با توجه به اینکه بیشتر از 90% جمعیت ایران مسلمان هستند و همگی با داشتن یه حداقلی از پوشش راحت هستند و به اون رأی دادن و تا الان هم مشکلی نبوده. یعنی تا پیش از این که رسانه‌های خارجی بخوان این رو علم بکنن و انتشار در ایران ایجاد بکنن، هیچکس با حجاب مشکلی نداشته. در مورد پوشش در ایران یا قانون پوشش در ایران ما یه درسینگ کد داریم، مثل اینکه همه جای دنیا درسینگ کد وجود داره. من مطمئنم که در هند هم شما اجازه نخواهید داد که یه نفر برهنه وارد خیابان بشه، شما هم یه حداقلی از حجاب رو دارید. ما هم در ایران طبق قانون و فرهنگ و عرف خودمون یه حداقلی از حجاب رو باید داشته باشیم. الان در همین گروهی که ما هستیم شما شکل‌های مختلف حجاب رو مشاهده می‌فرمایید. این در ایران هم به همین شکل مورد نیاز است و قرار نیست که خانم‌ها خیلی زیاد خودشون رو بپوشونن. आपके सवाल के जवाब में आपने बताया कि ईरान में जो हिजाब का जब तक मसला है, जो गवर्नमेंट का प्रपोजल है, जिस तरीके से आप देखते हैं उस पर अमल पैरा लोगों को, उसके पीछे कोशिश ये है कि सोसाइटी में कॉमनली जो मिनिमम लेवल का हिजाब है उसकी रियायत की जाए। और ये सिर्फ ईरान में नहीं, बहुत सारे मुल्कों में एक पूरा ड्रेस कोड का एक कॉन्सेप्ट है जिसमें समाजी सतह के ऊपर एक मिनिमम लेवल की कवरअप की पॉलिसी होती है कि एटलीस्ट इसकी लोग रियायत करें। अभी तक ऐसा देखा नहीं गया है कि इससे औरतों की या मुल्क की पेशरफ्त में या डेवलपमेंट में किसी तरीके का ऑब्स्टेकल क्रिएट हुआ है या कोई मुश्किल हुई है, जब तक ये वाक़या नहीं हुआ था और इसको वेस्टर्न मीडिया ने इतना ज़्यादा मैक्सिमाइज करके इसको पेश करने की कोशिश की। आज से पहले इसकी ज़रूरत भी महसूस नहीं हुई थी कि इसको इस तरीके से दुनिया में इस चीज़ को जस्टिफिकेशन हमें देना पड़ेगा। आप खुद हमारे साथ 4 लोगों का डेलीगेशन है, हमारा ईरान से ख़वातीन हैं, आप उनको देख सकते हैं, आपको क्या डिफरेंस नज़र आता है चारों ख़वातीन के ड्रेस सेंस में। ठीक इस तरह की समाजी तस्वीर आप यहाँ वहाँ सोच लें। कोई अगर प्रॉपर इस्लाम करना चाहता है कोई इशू नहीं, कोई अगर हल्की सी रियायत करना चाहता है, बट ये तय बात है कि हमारी मुल्क में बहुत सारे मुल्क की तरीके से समाज में
दुनिया के सामने मिनिमम किस्म की कवर की रियायत करने को लाजिम करार दिया गया है। और आई होप कि हम अपने मुल्क यानी इंडिया में भी कह रहे हैं कि समाज या गवर्नमेंट इस बात की इजाज़त नहीं देगी कि आप खुले तौर पर कहीं भी अपने मनचाहे तरीके से बिल्कुल बेलिबास हो जाए या बिल्कुल जो है वो रहना हो जाए, शायद उसको ऑब्जेक्शन माना जाएगा। ठीक इसी कैटेगरी की बात है जो वहाँ पर है که فرمودید موهاشون رو کوتاه میکنن به نشانه اعتراض. در حالا ایران من میخوام بگم که جاهای دیگه دنیا هم این کار رو انجام دادن. اینا در واقع پیامدهای یا گوشه ها و ابعاد دیگه از همون جنگ رسانه‌ای بود که میخواستن یه چیز کوچیک رو خیلی بزرگ بکنن. जहाँ तक बात है बाल काटने की, तो इससे बड़े बड़े वाक़यात दुनिया में हो जाते हैं मगर उनको शायद उस तरह प्रोजेक्ट नहीं किया जाता है मीडिया के ज़रिए से। ये दरअसल एक स्टंट है जिसके ज़रिए से दुनिया की मीडिया अटेंशन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जा सके कि हम इतना ज़्यादा सीरियस हैं अपने इन तमाम तर प्रोटेस्ट को लेकर के कि हमने अपने बाल ही काट लिए हैं। این در واقع به عنوان یک مسئله حقوق بشری داره در دنیا پروپاگاندا میشه برای اینکه ایران رو تحت فشار قرار بده و کسانی که دارن از این جنبش حمایت میکنن و ما می‌بینیم که حتی بعضی از مسئولین کشورهای غربی به نشانه حمایت از این اونها اموالشون رو کوتاه میکنن یا اتفاقای عجیب غریب دیگه‌ای که توی دنیا داره این چند وقت میفته بسیار بسیار شگفت‌آور هست که چرا این همه تجاوزهای حقوق بشری همه جای دنیا داره اتفاق میفته و هیچ کس مدعی اون نمیشه، هیچ کس به نشانه اعتراض به اون موش رو کوتاه نمیکنه یا پرچمی بلند نمیکنه. ولی الان برای یک مسئله کاملا داخلی ایران که این مربوط به خود ما میشه، قسمتی از فرهنگ ماست، ما ملت متمدنی هستیم، زنان پیشرفته و تحصیل کرده‌ای داریم، اگر مشکلی داریم خودمون مشکلمون رو حل بکنیم و اصلا نیاز به مداخله کشورهای خارجی نداریم. ولی چطور هست که راجع به این مشکل یا این مسئله داخلی ما کشورهای دیگه به خودشون اجازه اظهار نظر میدن برای اینکه جمهوری اسلامی ایران رو تحت فشار قرار بدن، ولی موارد نقض فاحش و آشکار حقوق بشر در دنیا اتفاق میفته و از هیچ کس صدای هم بلند نمیشه. معلومه که این هدفمند و باعث هست. ये जो कुछ भी आपने देखा मीडिया के हवाले से, खास करके जो जिस तरीके के रिएक्शंस आए दुनिया के अलग अलग गोशों बनार से, वेस्टर्न मीडिया से, वो सब का सब ईरान को महज प्रेशराइज करने के लिए ताकि वो इस सिलसिले में बिल्कुल सरेंडरिंग कंडीशन में आ जाएं या उनकी कोई ऐसी पॉलिटिकल विक्ट्री उनको हासिल हो जाए ईरान को थोड़ा सा पुश बैक करने के ज़रिए से, इसलिए इस डायरेक्शन में सारी काविशें की गई थी। और इसलिए न सिर्फ हमारे यहाँ की बाज़ बच्चियों ने बल्कि वेस्टर्न मीडिया के बाज़ पॉलिटिशियंस और बाज़ जिम्मेदार लोगों ने भी अपने बालों को काटा ताकि उनके साथ आवाज़ में आवाज़ मिला सकें। और बहुत सारे ममालिक के सरबराहों ने ऑफिशियली स्टैंड लिया प्रोटेस्टर्स को सपोर्ट करने के बारे में ताकि और ज़्यादा इसमें फ्यूल ऐड किया जा सके और ज़्यादा प्रेशराइज किया जा सके मुल्क को। ये सारी चीज़ें हैं दुनिया में हम देख सकते हैं, जबकि हमें हैरत ये हो रही है कि ये एक हादसा था जो हमारे मुल्क में, हमारी सरहद में, हमारे ये वाक़या पेश आया, मगर जितने बड़े पैमाने पर दुनिया ने इस पर रिएक्शन दिया उस वक्त हैरत ये होती है कि दुनिया में न जाने कौन कौन से गोशों में कहाँ पर इंसानी हुकूक की पामाली और तबाही का मंजर है, मगर वहाँ पर कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। यही लोग उस मुल्क के लिए जो एक सिविलाइज्ड कंट्री है, औरतें पढ़ी लिखी हैं, वहाँ की मुल्क में लिटरेसी रेट 90% से ज़्यादा है, वहाँ पर एक वाक़या होता है उसको इतना ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है, मगर आसपास के बहुत सारे ममालिक में बहुत बड़े बड़े वाक़यात हैं, बिल्कुल तबाही का मंजर है, मगर वहाँ पर कोई उसके लिए आवाज़ उठाने वाला नहीं है। इससे ये समझ में आता है कि ये सब कुछ प्लान्ड है और सब कुछ एक ख़ास ऑब्जेक्टिव के लिए किया जा रहा है। जैसा कि मोहतरमा ने कहा कि सारी खबरें एहतियात से मुताबिक जो आ रही हैं वो प्रोपेगेंडा खबरें, तो इस मामले में ये मामला है कि ईरान भी मतलब से तालीम में भी आगे है, टेक्नोलॉजी में भी आगे है, लेकिन इस मामले में ये देखा जाए कि प्रोपेगेंडा करने वाले कामयाब में है या ईरान नाकाम है, इस पर आप कहना है। लेकिन कि वो ईरान एक कश्वर پیشرفته از نظر میزان سواد و تکنولوژی و همین بحث‌ها، اما خب اون چی که در رسانه هست فعلا با توجه به اون بعضی که فعلا حاکم هست در فضای رسانه‌ای جهان ما چه نتیجه بگیریم؟ آیا اینجا اون خلاصه گفتمان فیک رسانه‌ای موفق بوده یا ایران موفق شده؟
ولی من باید اعتراف بکنم که در جنگ رسانه‌ای که اتفاق افتاده جمهوری اسلامی ایران در مقابل ابررسانه‌های بین‌المللی قرار گرفته که بودجه‌های چندین میلیون دلاری دارن هزینه میکنن برای بازنمایی منفی و غیر واقعی از ایران. بنابراین اون چیزی که دنیا باهاش مواجه هست همونطور که شما اشاره فرمودید جنگ بسیار وسیع رسانه‌ای و بازنمایی بسیار منفی و قلب واقعیت‌ها هست. الان شما به عنوان اصحاب رسانه باید خودتون دسترسی داشته باشید هم به رسانه‌های داخلی و هم به رسانه‌های بین‌المللی و بعد با توجه به شناختی که از ایران دارید خودتون قضاوت بفرمایید. आपने बताया कि ईरान में जो सूरत हाल है ये इस वाक़े से नहीं, इसके बहुत पहले से ईरान को एक बहुत बड़ी मीडिया पावर का, इंटरनेशनल पावर का सामना है, चैलेंज का सामना है और पूरी वेल ऑर्गेनाइज्ड किस्म की इंटरनेशनल मीडिया बिलियंस ऑफ डॉलर के सपोर्ट के साथ ईरान के को डिस्टॉर्टेड वे में पेश करने के लिए और उसके गोया जिसे कहना चाहिए कि तहरीफ शुदा किस्म का तस्वुर पेश करने के लिए ईरान के ताल्लुक से जो मीडिया है उसको ईरान का सामना बहुत पहले से है और वो बाकायदा तौर से बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड वे में उसके खिलाफ बसर पैकार हैं और ये उसका एक हिस्सा है जो आपने देखा है। अब जो सूरत हाल इंटरनेशनल मीडिया की है, अदर रिसोर्सेज की है, किस किस्म की खबरें आ रही हैं, उसमें ईरान जीत गया है या वो लोग जीत गए हैं, ये चैलेंज मैं आप पर छोड़ती हूँ क्योंकि आप खुद मीडिया के आदमी हैं। आप देखिए कि एक्चुअल सूरत हाल है क्या, फैसला आपके हाथों में। ऐसे माहौल का काउंटर करने के लिए फिर ईरान करेगा या ऐसे सुनता रहेगा देखता रहेगा? खबरें आ रही हैं اینو که ایران بخواد خلاصه واکنشی نشون بده در برابر این جریان رسانه‌ای که فعلا هست چه سیاست‌هایی رو می‌خواد اتخاذ کنه، یعنی چه چیزایی رو باید در نظر بگیره، چون فعلا اوضاع یعنی که همجوری بشینیم و ببینیم که الان کارشون انجام میدن و ما نشستیم. قاعدتاً ایران در حال تقویت رسانه‌ای خودش هست. همین جمع‌هایی که شکل می‌گیره، اطلاع رسانی‌هایی که اتفاق می‌افته به خاطر این هست که افراد در کشورهای مختلف با واقعیت اون چیزی که در ایران اتفاق میفته آشنا بشن. منتها یه نکته کلیدی وجود داره و اون کاملا استفاده از منطق هست. وقتی که من به شما آمار رو دادم راجع به اینکه جمهوری اسلامی ایران زنان خودش رو اینقدر توانمند کرده، اگر دولتی بخواد زنان خودش رو سرکوب کنه که اونها رو توانمند نمی‌کنه، بهشون علم یاد نمیده. اگر بهشون علم یاد میده یعنی بیایید و مطالبه کنید حقوقتون رو. و ما जहाँ तक काउंटर करने की बात है, जो सूरत हाल है, जो नैरेटिव डेवलप हुआ है मीडिया के ज़रिए से, जो कॉमन परसेप्शन बना है और एक आम राय कायम हुई है ईरान के ताल्लुक से फिलहाल जो खबरें हैं उसके बारे में अर्ज़ करें कि जहाँ उसके काउंटर करने का मामला है तो ये जो इज्तिमा है जो आप सामने बैठे हैं ये उसी काविश का एक हिस्सा है ताकि हम आपको बता सकें कि एक्चुअल आदाद और अरकाम और स्टैटिक्स क्या हैं और ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं और हमारे पास डेटा सरकारी क्या है, उससे हम आपको आशना कर सकें। इसलिए कि ये एक कड़ी बहुत सारे हमारे इंटरेक्शंस रहे हैं और हो रहे हैं और ये काम हम कर रहे हैं। एक चीज़ इसमें जो रह जाती है वो है लॉजिक, और उसको ज़रूर इंसान को चाहिए कि उसे ज़िंदगी में अप्लाई करे, उसका इस्तेमाल करे। कोई भी मुल्क जो अपने मुल्क की औरतों की को इस कदर, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं सशक्त करना चाहता है, उसको मजबूत बनाना चाहता है कि उसकी लिटरेसी रेट वहाँ के मर्दों से भी आगे हो, वो कभी भी अपने मुल्क की औरतों को कुचलना नहीं चाहेगा। بزرگواری اول برنامه آیاتی از قرآن رو تلاوت فرمودن. من میخوام به دو نکته با الهام از قرآن کریم اشاره بکنم. یکی اینکه در قرآن اشاره شده از صفات مؤمنین میگه اونهایی که قولهای مختلف رو میشنون و بهترینش رو انتخاب میکنن و من توقع دارم از افراد فرهیخته و اصحاب رسانه که اونها هم قولهای مختلف رو از رسانه‌های مختلف بشنون و بهترینش رو انتخاب کنن و در مقابل همین قرآن کریم از افرادی انتقاد میکنه یه کسانی که سماعون للکذب هستن، اصلا دوست دارن که دروغ بشنون. بنابراین اگر کسی واقعا گوشهاش رو بخواد به واقعیت ببنده، هر چقدر هم که جمهوری اسلامی ایران بخواد واقعیت رو بازنمایی کنه اونها گوش نخواهند. एक पॉइंट आपने और ऐड किया है कि अभी एक जवान ने कुरान करीम की तिलावत की, उसमें जिन आयतों की तिलावत की, उसमें एक आयत ये थी जिसका मफ़हूम ये था कि जो लोग बिलीवर्स हैं, जो लोग खुदा में यकीन रखते हैं, उनकी ख़ास बात यह है कि वो बहुत सारी बातों को सुनते हैं
मगर उसमें जो एहसन पौल होता है, सबसे अच्छी बात होती है, उसे ज़रूर कबूल करते हैं, उसे ज़रूर मानते हैं कि ये बात सही है। तो अच्छी चीज़ों के दरमियान से अच्छी चीज़ का सिलेक्शन और उसकी कैपेबिलिटी जो है वो बिलीवर होने की अलामत है। और साथ ही में कुरान करीम में उन लोगों को क्रिटिसाइज़ किया गया है कि जो इस बात के आदी हैं कि जितना ज़्यादा उनके सामने झूठ बोला जाए वो उसको झूठ पे कान धरते हैं और उसे सुनते हैं। यहाँ पर एक बार ये तालीमात की मसारा देती है कि हमें इसका लिहाज रखना चाहिए। बहुत आगे कोई सवाल है? ये एहतजाज और प्रोपेगेंडा जो हो रहा है, इसमें आपकी नज़र में हिंदुस्तान का रद्द-ए-अमल क्या और कैसे है? हाँ, फिल्म اعتراضاتی که در ایران هست و فضایی که در ایران هست و در رسانه هست، فکر میکنید که هند الان موضعش چی هست در قبال این جریان؟ اطلاع داریم؟ به مقالشون هند تشریف دارن و بیشتر اشراف دارن به مسئله. खैर डॉक्टर रब्बानी साहब यहाँ इंडिया में होते हैं, कल्चर काउंसलर है ईरान के, शायद वो इस बात का बेहतर जवाब दे पाएंगे कि हिंदुस्तान का मौक़िफ़ क्या है। من چند نکته کلی رو عرض کنم. اول اینکه جمهوری اسلامی ایران بر اساس اراده اکثریت غالب ملت ایران شکل گیری کودتا نبود. با اون ملت اراده کرده بودن و تصویب کردن قانونی و قواعدی رو که برای مناسبات اجتماعی حاکم باشه. मैं सबसे पहले तो आपको बताऊं कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान को जब इस्लामिक रिपब्लिक बनाया गया तो उसमें भी अवाम का बुनियादी रोल था और ऐसा कोई रिबेलियन का इशू नहीं था, बल्कि लोगों ने वोट करके इसको इस तरीके का पॉलिटिकल सेटअप देने की कोशिश की। در این قواعد ما مثل همه کشورها فرایند دموکراسی و اعتراضات پذیرفتی و در همه کشورها نرمی وجود داره و قواعدی و خط قرمزی در اعتراضات و واکنش‌های اجتماعی. और हर डेमोक्रेटिक कंट्री में बाज़ औक़ात एहतजाज होते हैं, लोग एहतजाज करते हैं और उसको उस डेमोक्रेसी का हिस्सा माना जाता है। उससे रिलेटेड कुछ नॉर्म्स हैं जिनका गवर्नमेंट भी अवाम भी ख्याल रखते हैं और नॉर्म्स में एक जगह वो आती है जिसे रेड लाइन कहा जाता है। تبعیض در کشورهای مثل فرانسه، آمریکا و اروپا خودشون رو مهد دموکراسی می‌دانند. اگر واکنش‌های اعتراضی به گونه‌ای باشه که تبدیل به اغتشاش بشه، حمله به پلیس بشه، وظیفه پلیس و قانون اعمال قانونه و مقاومت می‌کنه. अगर दुनिया की जो सो कॉल्ड बड़ी सिविलाइजेशंस हैं, फ्रांस, जर्मनी, इस तरह के ममालिक हैं, वहाँ के आवाम अगर एहतजाज के लिए खड़े होते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं और उसमें अगर प्रोटेस्ट के साथ साथ पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचे, पुलिस वालों को मार दिया जाए, तो फिर उन मुल्कों का क्या रिएक्शन होता है? تبعیض در وقتی فضای ناآرامی شکل می‌گیره، عده‌ای بر اون ناخواسته آسیب خواهند دید از هر دو طرف. और ये बिल्कुल नेचुरल बात है कि जब अनरेस्ट होता है किसी भी कंट्री में तो फिर कहीं ना कहीं उस मुल्क के अवाम ही सफ़र करते हैं। تبعیض وقتی در فرانسه قانون منع حجاب قانون باشه و همه پذیرن، در جمهوری اسلامی ایران هم بر اساس قانون حجاب ایگنور بشه. बिल्कुल नेचुरल बात है कि अगर फ्रांस में या किसी मुल्क में बेहिजाबी को कानून के तौर पर एक्सेप्ट किया जाए तो ईरान में हिजाब को कानून के तौर पर एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। و امیدوارم که شما فرصت پیدا بکنید و از نزدیک به کشور مشرق بزنید و ببینید این تنوع پوشش‌ها، حجاب‌ها، سلیقه‌ها که پذیرفته شده و کسی هم باش مشکل خاصی نداره. अब मेरी ख्वाहिश होगी कि आप में से ज़्यादातर लोग ईरान विज़िट कर पाएँ, वहाँ जाएँ, खुद देख कर के आएँ और ख़ुद आप ऑब्ज़र्व करें कि जो वेरिएशंस हैं ड्रेस कोड के हवाले से, जिस किस्म के अलग अलग तरह की चॉइसेस हिजाब में या ड्रेस सेंस में आपको नज़र आएगा, उसके बाद आप एक राय कायम करने में आपको आसानी होगी। بحث اساسی ما این است که ما انقلابی کردیم و پایبند حرف تازه‌ای زدیم و بر این باوریم و ایستادیم که ما کشوری مستقل هستیم و نمی‌خواهیم تحمیل بشه قواعدی که از سوی کشورهای اروپایی و غربی و کشورهای برتر اومده باشه. एक बुनियादी बात यह है कि हमने इनकलाब किया है, हमने अपने मुल्क में एक बड़ी तब्दीली हमारे 40 वर्ष पहले आई है। उसके बाद कुछ चीज़ों के लिए हम कमिटेड हैं, वो हमारे रूल्स रेगुलेशंस और कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे यहाँ लिखा हुआ है, उस पर हम अमल करते हैं और उस सिलसिले में हम किसी भी एक्सटर्नल फोर्स को एक्सेप्ट करने की पोजीशन में कभी नहीं हैं। لذا اینها بهانه‌های است از مزیت‌های ما در عرصه‌های فناوری تبدیل میشه به تهدید موضوع هسته‌ای است و تحریم‌ها دستاوردهای ما در حوزه‌های اجتماعی و زنان که این مزیت
بعد از انقلاب ما بوده تبدیل میشه به تهدید به یک بهانه‌ای برای بسیاری از کشورها. दरअसल हमारी जो अचीवमेंट्स हैं वो दुनिया के लिए थ्रेट है। उनको ये लगता है कि जो भी डेवलपमेंट है टेक्नोलॉजी की फील्ड में या दूसरी फील्ड्स में वो सब का सब दुनिया उसको एज ए थ्रेट और धमकी के तौर पर उसे कंसीडर करती है। ولی اونچه که در هند هست به نظر میرسه که چون فهم و درک عموم و اکثریت حوزه‌های رسانه‌ای از جامعه اسلامی ایران که درک درست واقع ایران است ما مشکل جدی نداشتیم، هرچند بعضاً به دلیل تاثیرپذیری از فضای رسانه‌ای در غرب مطالبی رو منعکس شده. हमने हिंदुस्तानी में आपके सवाल का एग्जैक्ट आंसर अब है सेंटेंस में हिंदुस्तान के मीडिया के ताल्लुक से और यहाँ का जो रिएक्शन आया है जो रिसेंट डेवलपमेंट ईरान में रहा है उसके ताल्लुक से हमने हिंदुस्तानी मीडिया की तरफ से आजकल सच कोई सीरियस किस्म का नेगेटिव क्या कहना चाहिए रिएक्शन नहीं देखा है, जबकि कुछ हमारे इंडियन मीडिया में वेस्टर्न रिसोर्सेज के बुनियाद पर गलत नैरेटिव्स को जारी होते हुए हमने महसूस किया है। همون که جو رسانی در ایران نسبت به خیلی از مسائلی که در هند می‌گذره نگاه مثبتی داره که بحث‌های داخلی در هند طبیعی است که اعتراضات میشه و باعثی مطرح میشه این مسائل داخلی هنده و نگاه رسانی ما برای اینه که این رو به عنوان موضوع مستقل برای کشور همسایه نگاه بکنن و سعی بکنن که تصویرسازی منفی صورت نگیره. जबकि दिलचस्प बात यह है कि इंडिया में कोई हैपनिंग होती है इससे मिलती जुलती या किसी भी तरह की उस पर ईरान के मीडिया में कभी कोई नेगेटिव किस्म की खबर आती हुई हमने नहीं देखी है। उसे बाकायदा तौर से मान लिया जाता है कि एक बड़ा मुल्क है, वहाँ के अपने कोई इशूज़ हैं और उस पर कोई ऐसी राय इम्पोज करने की कोशिश हमारी अपनी मीडिया के जरिए से कभी नहीं हुई है। چون وقتم گذشته من عذرخواهی میکنم ما مسائل دیگه هم داشتیم اینجا، من فکر میکنم این فرصت رو بذاریم که اگر دوستان به صورت اختصاصی بخوام مصاحبه و گفتگوهای داشته باشن با سرکارخانه میر هاشمی همچنین به توانمند خانم تشریف برن این رو در یک فرصت جداگانه ما زمان داریم. بخش دوم جلسه رو شروع میکنیم تجدید از خبرنگاران فعال در حوزه روابط فرهنگی. वक्त काफ़ी हो गया है। मेरा ख्याल ये है कि अगर हमारी जो दूसरी फाजिल मोहतरमा है ईरान से प्रोफेसर ज़हरा मीर सादात हाशमी साहिबा या हमारी जो ईरान से आर्टिस्ट साहब आई हुई हैं उनसे अगर आपको कुछ इंटरेक्शन या सवालात हैं तो इंडिविजुअली आप इस प्रोग्राम के बाद बैठ के उनसे अपने सवालात कर लें इंटरव्यू की शक्ल में, आर्ट की फील्ड में उससे मुताल्लिक़ एक्सपर्टीज़ है उनकी और प्रोफेसर सादात हाशमी साहिबा से उनके सब्जेक्ट से मुताल्लिक़ और सरदस्त हम चलते हैं जो कदरदानी का मसला है इस प्रोग्राम में जो हमारा असल मौजू है और उसको हम आगे बढ़ाते हैं। ما سادس برنامه ابتدای نمایشگاهی داریم و دوستان رو دعوت می‌کنیم تشریف داشته باشن از این فضای نمایشگاهی استفاده کنن. بخش معرفی به حضور زن در صحنه‌های اجتماعی مختلف ایران اسلامی است و امکان گفتگو هم برای شما فراهمه با هر یک از این مهمانان عزیز و امیدواریم که انشاءالله روز خوبی باشه. डॉक्टर रब्बानी साहब ने कहा कि 3 बजे आज सेम डे जब आप पिक्चर हाउस आए हुए हैं 3 बजे यहाँ पर एग्जीबिशन का एक प्रोग्राम है जिसकी ओपनिंग होगी 3 बजे वहाँ ओपन उसमें क्या कहते हैं स्पेस में और उसमें कोशिश की गई उस नुमाइशगाह में उन तमाम चीज़ों को दर्शाने की जिससे ईरान की औरतों का जो समाज में हिस्सा है जो उनके खदमात हैं बिलखुसूस आर्ट और दूसरी जितनी भी अचीवमेंट्स हैं उसको वहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। आप तमाम हज़रात को फॉर्मली इनवाइट किया है कि आप यहाँ रहें इस प्रोग्राम के बाद भी कोशिश करें कि इस प्रोग्राम को आप खुद देखें और उसकी कवरेज आप करें कि उन फोटोज़ में क्या क्या चीज़ें हैं उससे रिलेटेड अगर आपको बात करना है पूछना है इंट्रोड्यूस करना है तो दैट विल बी ओपन सेशन एट दैट टाइम इंशाल्लाह। हमारे साथी कारी यासीन साहब से दरख्वास्त करूँगा कि बाकी जब प्रोसीडिंग्स में फैसिलिटेशन और कदरदानी वाली साफ़ी हजरात की वो इंशाल्लाह आप ही करेंगे तो मुनासिब लगेगा। ये आप ही करें। तो ये सही है।
बहुत बहुत शुक्रिया जनाब भाई बराबर। मौजूद हाज़रीन इकराम, तमाम साथी हजरात को जिसका 1 महीने से तकरीबन 2 महीने से इंतज़ार था, अल्हम्दुलिल्लाह वो घड़ी आ चुकी है। हम इस अवार्ड के सिलसिले को इस शेर से शुरू करते हैं कि जिसमें किसी शायर ने कहा है कि अगर फिरदौस बर रुए ज़मीं अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त, जिसको आप सब वादी कश्मीर के नाम से जानते हैं। मेरी मुराद है जनाब वादी कश्मीर से शाये होने वाला रोज़नामा कश्मीर उज़्मा के एडिटर हैं जनाब रियाज अहमद मलिक साहब। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ तशरीफ़ लाएँ रियाज अहमद मलिक साहब, और अपना अवार्ड जनाब कल्चर काउंसिलर जनाब डॉक्टर अली रब्बानी साहब और दीगर मेहमान के दस्तूर मुबारक से हासिल करें। सामने स्टेज के अगर सामने आ जाएंगे तो मैं समझ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बहुत शुक्रिया। इनके बाद हैं जिसको अदब के सरजमीन कहा जाता है, लखनऊ से हैं जनाब शाहिद खान साहब। आप हैं कौमी सहाफत रोजनामा के एडिटर जनाब शाहिद खान साहब। कौमी सहाफत उनके बाद हैं जनाब रोजनामा मेरा वतन के एडिटर जनाब अरशद फरीदी साहब। तशरीफ लाएं अरशद फरीदी साहब। मैं समझा कोई ईरान से आया सर। फरीदी साहब जी सर। इनके बाद हैं जनाब रोजनामा सियासी तकदीर के एडिटर हैं जनाब मुस्तकीम अहमद खान साहब, एडिटर रोजनामा सियासी तकदीर। सियासी और समाजी दोनों। इनके बाद हैं रोजनामा राब्ता टाइम्स के ग्रुप एडिटर जनाब मोहम्मद इकबाल अहमद साहब। रोजनामा राब्ता टाइम्स मोहम्मद इकबाल साहब। सारे एडिटर ही हैं जी। ऐसी बात नहीं। अब रिपोर्टर हजरात की बारी। रोजनामा इनकलाब के रिपोर्टर हैं जनाब वसीउर रहमान उस्मानी साहब। वसीउर रहमान उस्मानी न्यूज रिपोर्टर हैं रोजनामा इनकलाब दिल्ली। और इसके बाद चैनल भी है, ऐसी बात नहीं है। तशरीफ लाएंगे जनाब डॉक्टर फरमान चौधरी साहब, दिल्ली डीडी न्यूज से। फरमान चौधरी साहब।
और यूट्यूब नेटवर्क के एडिटर हैं जनाब शमशाद अहमद काजमी साहब, तशरीफ लाएंगे जनाब शमशाद अहमद काजमी। काजमी साहब तशरीफ लाइए। जी जी हैं। अच्छा शमशाद काजमी। और आखिरी हैं जनाब मोहम्मद राहिम रफी साहब, एडिटर हैं ईटीवी भारत के, मोहम्मद राहिम रफी। आप सबके शहर के एडिटर हैं शमशाद साहब जो हैं, और एवार्ड तमाम हजरात को बहुत बहुत मुबारक। मेरी दरख्वास्त है जिन हजरात को एवार्ड दिया गया वो तशरीफ ले आए ताकि एक फोटो सबके साथ हो जाए, जो फोटो कल छपेगा। तमाम हजरात फोटो तशरीफ ले आए, एक फोटो यहाँ पर आ जाए। एवार्ड यहाँ तक आना भी गिरे किफायत चाप विषय अपना मोमेंटो के साथ देखें ताकि सबको मालूम हो जाए कि किस किस के पास मोमेंटो है। मैं देख रहा हूँ तमाम हजरात को माशाअल्लाह। बहुत बहुत मुबारक माशाअल्लाह। अपना एवार्ड साथ करेंगे।